जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपक्रिया की आणविकता तथा अपक्रिया की कोटि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम लोग विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं के बारे में जानेंगे। इसमें जो सबसे पहली अपक्रिया आती है उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब इसे हम नोट करेंगे, इसकी परिभाषा को हम लिखेंगे। इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अगर हम इसके दूसरे परिभाषा के बारे में बात करें तो हम इसकी दूसरे परिभाषा को लिख सकते हैं, अथवा लगा के लिख सकते हैं। अथवा वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इन दोनों परिभाषाओं में आपको ये एक परिभाषा याद कर सकते हैं। पहली परिभाषा वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल के द्वारा इस अपक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है। फिर इसके बाद में जो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है, यानी जो k का मान होता है, उसका भी डेरिवेशन करते हैं, उसके व्यंजक को भी प्राप्त करते हैं। तो माना एक अपक्रिया है, ये A आपका अभिकारक है और इससे आपका ये उत्पाद बन रहा है B और C जो आपका है ये उत्पाद है। यहाँ पे आप लिख देंगे A अभिकारक है और जो B और C है ये उत्पाद है। तो परिभाषा में कहा गया जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है। तो आप यहाँ पे समानुपाती का साइन लगाएंगे। यानी परिभाषा में क्या कहा गया कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक क्या है A, इसकी सांद्रता हमने ब्रैकेट लगा दिया, यानी अभिकारक की सांद्रता है
इसके शून्य घात के समानुपाती होगी। अब जो अपक्रिया की दर होती है इसे हम लिखते हैं dx अपॉन dt से। अपक्रिया की दर को किससे डिनोट करते हैं? dx अपॉन dt से अपक्रिया की दर को प्रदर्शित किया जाता है। ये इक्वल हो जाएगा a की पावर 0 से। अब आपको पता है कि जहां कहीं पे ये समानुपाती का साइन हटाया जाता है और इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वहां पे कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पे नियतांक आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू k और a की पावर 0। यहाँ लिखेंगे k एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे सोनिकोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहते हैं। जहां k एक समानुपाती स्थिरांक है या समानुपाती नियतांक है, k एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्योंकि शून्य कोट की अपक्रिया में है इसलिए शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ही कहलाएगा। अगर ये प्रथम कोट की अपक्रिया में किया था तो इसे प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहा जाता है। यानी के है क्या, इसे आपको समझना है, ये वेग स्थिरांक है। जिस भी अपक्रिया में इसका उपयोग लगेगा ये उसके लिए वेग स्थिरांक का, उस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का काम करेगा, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। आप इतना ही लिख सकते हैं, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। के एक समानुपाती नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा, यानी शून्य कोट की अपक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसको हम जानते हैं। शून्य कोट की एक अपक्रिया जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2 प्लस Cl2, ये बन जाएगा 2HCl। क्या बन जाएगा? 2HCl। यानी इसके लिए जो अपक्रिया की दर होगी या अपक्रिया का जो वेग होगा ये क्या हो जाएगा? ये होगा K H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, यही शून्य कोट की अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। लोग बात करेंगे शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसमें आपने अभी परिभाषा में देखा कि जो शून्य कोट की अपक्रिया होती है उसमें जो अपक्रिया की दर होती है, अपक्रिया की दर को हम डिनोट करते थे dx अपॉन dt के। ये अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती थी। यानी जो अपक्रिया की दर होती है शून्य कोट की अपक्रिया में उसे हम dx अपॉन dt से लिखते हैं। ये अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। फिर किसी भी इक्वेशन में जहां कहीं पे भी समानुपाती का साइन लगा होता है इसको हटा के हम इक्वल लगाते हैं, वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे k कांस्टेंट आएगा। k को हम कहते हैं वेग स्थिरांक। k क्या है? k वेग स्थिरांक है। शून्य कोट की अपक्रिया में आ रहा है तो इसे शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहेंगे। अगर ये प्रथम कोट की अपक्रिया में आता है तो इसे हम प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ये शून्य कोटि में है इसलिए हम शून्य कोट की अपक्रिया का इसे हम वेग स्थिरांक कहेंगे। फिर आपको पता है किसी भी संख्या की जो पावर होती है या किसी भी चर या अचर पद का जो पावर शून्य होता है उसका मान 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से ये आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू k। आप साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि a की पावर 0 इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? a की पावर 0 इक्वल टू 1, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, dx 1 जा dx हो जाएगा, k का dt से मल्टीप्लाई तो ये आएगा k dt। क्या हो जाएगा? k dt। अब इन दोनों का हम करवाएंगे समाकलन, यानी dx का भी समाकलन हो जाएगा और उसके बाद में चूंकि k एक नियतांक है इसलिए नियतांक का समाकलन नहीं होता है, dt का समाकलन हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी भी संख्या जो ऐसे लिखी होती है dx का समाकलन x हो जाता है, dt का समाकलन t हो जाएगा और dm का समाकलन m हो जाएगा, dr का समाकलन r हो जाएगा, ds का समाकलन s हो जाएगा। तो यहाँ पे dx का समाकलन क्या होगा? x हो जाएगा, k बाहर है, dt का समाकलन t हो जाएगा प्लस c आ जाएगा। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिख देंगे जहां c समाकलन नियतांक है। c क्या है?
समाकलन नियतांक है, जहां C समाकलन नियतांक है। फिर इसके बाद में जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, यानी जब समय शून्य था या टाइम का मान 0 था तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब t बराबर 0 और x बराबर 0 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखेंगे, t के स्थान पर 0 आ जाएगा, c। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी, 0 से k का मान, यानी 0 से k का गुणा 0 हो जाएगा। इसे आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, 0 प्लस c, यानी c का मान आएगा 0। c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो c का मान निकला है इसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। c के मान को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब इसे आप नोट कर लीजिए। c के मान को अब लिखेंगे, c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर के टी प्लस सी। सी के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये आ जाएगा x बराबर के टी। यहां से हमको k का मान निकालना है। k क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो k का मान आएगा x अपॉन टी। k का मान क्या आ जाएगा, x अपॉन टी। k का मात्रक, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए जो k का मात्रक होगा ये क्या होगा, x मतलब सांद्रता, ये मोल प्रति लीटर होती है। t का मतलब टाइम, ये भी अपॉन में, इसलिए सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो k का मात्रक आएगा मोल, k का मात्रक आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। x का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और t अपॉन में तो सेकेंड इनवर्स। तो पूरा मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है, वह क्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और उसके आधार पे हमने शून्य कोटि की अपक्रिया का जो व्यंजक है इसको प्राप्त कर लिया, k बराबर x अपॉन टी। और इसका जो मात्रक होता है शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने शून्य कोटि की अपक्रिया जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।